To calculate electric field due to any point charge, first we take a test charge. First we take a test charge. टेस्ट यहाँ लिखा हुआ ना टेस्ट चार्ज. फर्स्ट वी टेक टेस्ट चार्ज विच इज वेरी वेरी स्मॉल. फर्स्ट वी टेक टेस्ट चार्ज विच इज वेरी वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव. वेरी वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव. देखो हाँ ये फिगर बना लो साइड में, राइट साइड. उसके बाद मैं जो लिखा रहा हूँ उसको लिखना पहले. फिगर बना ना, उसके बाद मैं जो बोलूँगा उसके बाद लिखना. हो गया. अब देखो द फोर्स बिटवीन फिगर लिखने के बाद देखो द फोर्स बिटवीन द चार्ज कैपिटल Q एंड स्मॉल q इज गिवन बाई द फोर्स बिटवीन द चार्ज कैपिटल Q मतलब ये एंड स्मॉल q is given by the Coulomb's law. Given by the Coulomb's law. That is ये लिख लो फोर्स बराबर जो यहाँ लिखा हुआ है. हो गया. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिखने के बाद फिर बोल रहा हूँ देखो. फोर्स का एक्सप्रेशन लिख लिया, ये लिख लिया ना. और लिखो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड is the ratio of force to the test charge. Test charge. Electric field is the ratio of force to the test charge. उसके बाद ये सब छाप लो, यहाँ से छापोगे ना, यहाँ से. क्या है तुम लोग अंदर बाहर क्यों कर रहे हो भाई आज? तो बीच में वीडियो गायब हो गई थी, ऑडियो आ रहा था. अभी सर अब आ रहा है सर. हो गया. वो तो लिखा दिए हैं ना उसमें, टेस्ट चार्ज का प्रॉपर्टी तो लिखवा ही दिए हैं.
क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे E बराबर F/Q है ना? यानी कि ऐसा समझो E बराबर F/Q है, तो F को क्या लिख सकते हैं? अगर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो लिखोगे ना, तो क्या लिख सकते हैं? F बराबर Q E, ये स्केलर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में जब इसी को लिखेंगे तो F बराबर क्या होगा? Q E। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिखो इसको। ऐसा यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई? फोर्स का न्यूटन, नीचे चार्ज है कूलम, तो क्या होना चाहिए? न्यूटन पर कूलम है, न्यूटन पर कूलम होगा ना भाई? न्यूटन और पर कूलम दोनों कैपिटल होगा, क्योंकि दोनों नाम है, न्यूटन भी नाम है, कूलम भी नाम है ना? दोनों कैपिटल लेटर ही होगा। लिख लो। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोला जाता है, ठीक ना? इसलिए ऐसा मत समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एरिया रीजन हुआ ना आसपास का, वैल्यू जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। एक्चुअली ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हें कहीं कहीं मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मिलेगा, है ना? हो गया? स्मॉल क्यू से इंडिकेट करिए। हाँ, हमेशा स्मॉल क्यू से ही होगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, टॉपिक डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब मल्टीपल चार्जेस होता है ना? जैसे फोर्स हम लोग निकाले थे मल्टीपल चार्ज की वजह से, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग निकालेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से, मतलब मल्टीपल चार्ज की वजह से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कितना भी चार्ज हो सकता है भाई, है ना? तो इस सारे चार्जेस के वजह से पी पॉइंट पे
क्या करना है भाई हमें यहाँ पे, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट point P due to all the charges. P पॉइंट पे जितने भी चार्ज हैं सबके वजह से हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालना होगा तो उसका तरीका ये है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे अपने मन से हम क्या ले लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, समझे। जितना भी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, लंबा चलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन में है कि जिस पॉइंट पे बोला जा रहा है निकालने के लिए वहाँ पे क्या करेंगे, हम टेस्ट चार्ज लेंगे। तो क्या किए भाई, फर्स्ट वी टेक और टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज जैसे ही हो गया आपने समझ लेना है कि वो क्या है, बहुत बहुत छोटा है और पॉजिटिव ही होगा, समझ गए। फर्स्ट वी टेक अ टेस्ट चार्ज क्यू एट पॉइंट पी। जिस पॉइंट पे हमें पी पॉइंट पे निकाले तो पी पॉइंट पे क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे। ये कैसा होगा, बहुत छोटा होगा और पॉजिटिव ही होगा, है ना। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव, जब तक कि बोला नहीं जाए। अगर बोल दे कि टेस्ट चार्ज नेगेटिव लेना है तब ठीक है, और अदरवाइज कुछ बोला नहीं जाए तो टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं। तो पहले हम ऐसा लिए, तो लिखो फिगर बना के ये सब लिखो। चलो हो गया। क्या लिख दूं, बोल दूं क्या, पढ़ पा रहे हो ना। हो गया। अब कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पर हमें चाहिए तो इसके वजह से पहले होगा, फिर इसके वजह से होगा, इसके वजह से होगा, इसके वजह से होगा। सब 4 है तो 4 5 रहता है, 5 जितना रहता है उसके वजह, सबके वजह से होता। तो सबका डायरेक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा, नहीं होगा। क्योंकि हम लोग अभी जस्ट थोड़ा देर पहले लिखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन भी होगा ना भाई।
तो डायरेक्शन होगा तो क्या ऐसा संभव है कि अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं तो मान लेते हैं इसके वजह से अगर कैसे भी अगर अभी सब कुछ पॉजिटिव अगर दिख रहा है हमें नहीं तो इसके वजह से इधर होना चाहिए E1, इसके वजह से इधर होना चाहिए E2, ये मान लेते हैं E3 और ये है E4। तो सब अलग अलग डायरेक्शन में नहीं तो क्या ऐसा लिखा जाएगा क्या E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। वही तो बात है ना, स्केलरली एड डायरेक्शन जब अलग अलग है तो स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी है, अभी एरो है क्या इस पे? नहीं है। स्केलरली ऐड हम नहीं कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। राइट स्टेटमेंट क्या होगा भाई? वेक्टर फॉर्म में हम ऐड करते हैं, समझा? यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पे ऐसा नहीं सब एक डायरेक्शन में था, सीधा सीधा जोड़ देते सबको, लेकिन इसका रिजल्टेंट कुछ आएगा, फिर इसका सबका अलग अलग आएगा ना। तो उसको हम कैसे निकालते हैं भाई? वेक्टर क्वांटिटी को सम कैसे करते हैं? उसके लिए हमारे पास ट्रायंगल्स ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम्स ऑफ एडिशन था ना भाई। ए बी का मान 2 का निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट ऐसा था ना, वो मैग्नीट्यूड देता था। डायरेक्ट हम ऐड करेंगे तो वो संभव नहीं, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो वो स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग होगा। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ तक लिख लियो। तो अब आगे लिखो कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is the vector sum of total electric field at point P is the vector sum of all the electric field intensities, vector sum of all the electric field intensities, all the electric field intensity, all the electric field intensity due to a system of charges, due to a system of charges, due to a system of charges, that is, ये लिख लो, दिया हुआ है ना। उधर तो सारा डायरेक्शन अलग है। अरे तो ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना भाई, स्केलर रहता तब वो रॉन्ग होता। वेक्टर फॉर्म में है ना, तो वेक्टर जब हम निकालेंगे तो फिर प्रोसेस अलग करेंगे, लिखेंगे तो ऐसा ही लिखते हैं ना। 2 का जब सम करते हो रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे लिखते हो? आर को सीधा लिखते हो a प्लस बी, लेकिन करते जब है तो ऐसा होता है क्या? करते हैं तब जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो, आर का मैग्नीट्यूड, तब क्या होता है? कुछ अलग मामला हो जाता है, नहीं ऐसा निकालते हो ना। लेकिन लिखते कैसे? लिखते तो ऐसे ही क्या? तो वेक्टर फॉर्म में अब वेक्टर के माने वेक्टर एडिशन होगा, और वेक्टर एडिशन का रूल अलग है जो हम ट्रायंगल्स लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़े हैं। हाँ, फोर्स निकाले थे आज हम लोग। हाँ तो ये कर दो, ये करोगे ना, वो कर दोगे। कल फोर्स के बारे में लिखे थे, फोर्स को भी वेक्टर एडिशन किए थे। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी, जिसका भी वेक्टर एडिशन ही होगा, है ना। हो गया। इसी को और क्या लिख सकते हो भाई? वो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तो क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं E1 को क्या लिख सकते हो? ये Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पे E1 है, तो इसको क्या लिख सकते हो भाई? 1/4πε0 Q/r², नहीं होगा? तो 1/4πε0 Q1/r²। अगर ऐसा है तभी अभी स्केलर क्वांटिटी, और हम क्या किया? तो वेक्टर है ना, वेक्टर इसको कैसे बनाते हैं? तो वेक्टर बनाते हैं तो जो डिस्टेंस है यहाँ पे, जैसे R1 है
उसको क्या करते हैं, क्यूब करते हैं और ऊपर में उसी चीज का वेक्टर लगा देते हैं। क्या यही करते हैं ना, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, ये क्यूब होगा और यहाँ पे R1 क्या लग जाएगा, वेक्टर लग जाएगा। क्या ऐसा ही करते हो ना। फिर 2 के वजह से क्या हो जाएगा, Q2 बाई R2 क्यूब होगा और फिर R2 वेक्टर, और ये तो सब में कॉमन रहेगा 1/4/0, इसको कॉमन कर लेते हैं। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, Q2 बाई R2 क्यूब और R2 का क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। फिर उसी तरह से Q3 बाई क्या हो जाएगा, R3 क्यूब और R3 वेक्टर हो जाएगा। और फिर लास्ट जितना भी रखा, मैं 4 यहाँ पे लिए हैं, जितना तुम ले सकते हो। क्या ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, तो ये वेक्टर फॉर्म में होगा। स्केलर फॉर्म में होता तब तो सीधा सीधा 1/4/0 Q1/R1² ऐसा करते ना, और ऐसा संभव नहीं है। एक का रहता तब ऐसा संभव है, लेकिन जब बहुत सारा आ जाएगा तो फिर हमें वेक्टर एडिशन ही करना होता है और एक्सप्रेशन फिर ऐसा होगा। लिख लो। ना ना सॉल्व नहीं करना, थ्योरी है। सॉल्व जो क्वेश्चन होगा वो तो करवाएंगे ही, रोको ना, परेशान। क्या हुआ? हो गया? क्वेश्चन लिखो। ये 2 चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे +1 कूलाम है, यहाँ पे -1 कूलाम है। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A, B एंड C। A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है।
फिगर दिया हुआ है उसका, तो उससे क्या करना है, इस दोनों चार्जेस की वजह से तीन अलग अलग पॉइंट पे, एक पॉइंट पहले निकालोगे, पहले ए पे निकालो, फिर बी पे निकालो, फिर सी पे निकालो, नहीं ए बी सी तीनों पॉइंट पे निकालना है हमें। तो पहले ए पे निकालोगे, फिर बी पे, फिर सी पे, ऐसा अलग अलग निकालोगे ना। तो क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर बताता हूँ क्या करना है। फिगर बड़ा बनाना ताकि कुछ दिखे अच्छे से। हो गया? कैसे निकालोगे कुछ सोचो। हम बताएं कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां पे क्या करेंगे हम, टेस्ट चार्जेस मानते नहीं, बाकी दूसरे के वजह से हम निकालते हैं, फिर उसका वेक्टर एडिशन करते हैं, यही करते हैं ना। और एक चार्ज होता तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, पर एक से ज़्यादा है तो जितना भी है उसके वजह से हम निकालेंगे, और उसका फिर क्या करेंगे हम, डायरेक्शन निकालेंगे, और डायरेक्शन के हिसाब से फिर वो उसका वेक्टर एडिशन होगा। मिटा दे इसको मिटा दे कम से कम। सबसे पहले ए पॉइंट से हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, चल 12 फिगर बना रहा है। चलो सुन लो पहले हम ए पॉइंट पे देखते हैं, ए बी सी तीनों पे बोला है, फिर पहले हम ए पे फोकस करते हैं। इस पॉइंट पे हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, किसकी वजह से, चार्ज हमारा दो ही है, चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल है। अब ये कैसा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव है, तो जिस पॉइंट पे हमें निकालना है वहां पे हम क्या लेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे। टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा ही पढ़े ना ये, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, क्या ऐसा रिपेल नहीं करेगा, यानी कि जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +1, मतलब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा, क्या होगा इसमें, हाँ इस चार्ज का नाम हम लिखते हैं, और इस चार्ज का नाम कुछ भी रख Q1 Q2 रख सकते हो, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 Q2 जो भी है। अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इस पर फोर्स कैसा लगेगा है, क्या ऐसा लगेगा क्या, तो इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -1 कूलम्ब, यही होगा ना। तो उस पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगे ना भाई, तो उसका हमें नेट निकालना है ना दोनों की वजह से। अभी एंगल कितना होगा यहाँ पे, तो एंगल 120 हो जाएगा, क्योंकि 2 मीटर इक्विलेटरल एंगल है, तो ये 60 एंगल हो जाता, तब 60 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। तो इसका नेट क्या होगा, नेट कुछ इधर हो जाएगा, नहीं होगा। अब सवाल है कि E की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले मान लें E+1 या E-1, इसके वजह से इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके वजह से कितना है, वो हम निकाल लेंगे ना पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +1 कूलम्ब कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एक की वजह से निकालने का, 1/4πε0 चार्ज, मतलब अगर ये Q1 है, अरे मैं इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हो Q2, तो यहाँ पे भी हम वही लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 और इसको ड्यू टू Q2, नहीं ये ज़्यादा अच्छा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 क्या होता है, यहाँ पे Q1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है, R² होता है। तो सब कुछ दिया हुआ है, मतलब 1/4πε0 की वैल्यू हम डायरेक्ट जानते हैं, 9 × 10⁹। Q1 कितना दिया हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई R², R कितना है, 2 है, नहीं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया। अब ये कुछ कटे छटेगा, जो भी होगा 4 से 9 कट जाएगा ना, 1.25 नहीं होगा,
तो E ड्यू टू Q1 कितना हुआ भाई? तो 1.25 इंटू 10⁻9 और यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। अभी तो बताएं। अब देखो इसके वजह से भी निकालोगे तो डिस्टेंस तो वही है 2 मीटर है, चार्ज भी कितना है? -1, मतलब एक ही है ना। यानी कि E ड्यू टू Q1 बराबर क्या हो जाएगा? E ड्यू टू Q2 होना चाहिए कि नहीं? डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है वैल्यू, तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस प्लस तो डायरेक्शन बताएगा ना बाबू कि ये किधर गया हुआ है, नहीं? माइनस प्लस का काम ये है कि वो डायरेक्शन बताता है। तो दोनों इतना हो गया। अभी हमें ये दोनों पता चल गया भाई, पहले दोनों का बराबर है, एंगल भी पता चल गया, नहीं? तो अब तो हम निकाल लेंगे ना कि ई नेट जो हमारा है वो ई नेट की वैल्यू तो आपको 2.25 बोलना है। 2.25 सॉरी 9/4 होगा ना, तो 2.25 हो जाए, 2.25। तो ई नेट जो है यहाँ पे या E एट ए हम उसको लिख देते हैं, क्योंकि ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए भाई? तो इसके वजह से E ड्यू टू Q1 होगा ना, तो इसके वजह से यानी कि E ड्यू टू Q1 इसका स्क्वायर प्लस E ड्यू टू Q2 इसका स्क्वायर प्लस फॉर्मूला के हिसाब से 2AQ1 E Q2 और क्या हो जाएगा? cos 120 डिग्री, नहीं होगा? क्या ऐसा ही है? अभी देखो ये दोनों बराबर है, Q1 Q2 दोनों बराबर है, तो ये और यहाँ पे भी Q1 स्क्वायर ऐसा आएगा कि नहीं? और cos 120 की वैल्यू क्या होगी? 1/2, तो cos 120 -1/2, तो 2 कटेगा नीचे, माइनस बचेगा, तो एक क्या करेगा? इसको लॉस कर देगा और एक ही का स्क्वायर बचेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बराबर क्या हो जाएगा? EQ1 या EQ2, बात देखिए दोनों एक ही है ना, सही है? तो ये बराबर क्या हो जाएगा भाई? EQ1 हो जाएगा, या फिर सीधा सीधा क्या लिख सकते हो? EQ2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना हो जाएगा? वैल्यू हमारा 2.25 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। क्या ऐसा नहीं होगा? 120 डिग्री वाला कल निकाले हो ना भाई, कि वो कट जाएगा, अगर सेम है तो कट जाएगा, अलग रहता तो फिर कुछ अलग वैल्यू आता। पर यहाँ तो दोनों क्वांटिटी सेम है ना, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, तो A² भी A है, B² B भी A है, नहीं उधर भी है, तो -1/2 से 2 से 2 कटा, -1 एक को खत्म कर देगा, एक ही बचा, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? वही होगा। तो ए पॉइंट पे निकल गया, क्या कोई दिक्कत है? उसी तरह से हम बी पे निकाल सकते हैं, उसी तरह से सी पे निकाल सकते हैं। फिलहाल इसको छाप लो, फिर बी पे देखते हैं। हाँ सेम वही है, तो वेक्टर क्वांटिटी प्रोसेस तो एक ही होगा ना, प्रोसेस में क्या चेंजिंग है? हो गया? जो फोर्स में हुआ है सेम टू सेम यहाँ पे हुआ है। वेक्टर तुम्हें मैथ में भी पढ़ना है 12th में, है ना? वेक्टर पूरा जो वेक्टर 11th में फिजिक्स में पढ़ा दिए ना, वो मैथ में पढ़ना है। मैथ में सिलेबस है मैथमेटिक्स का, बुक खरीदोगे, बहुत लास्ट में पढ़ना है, सेकेंड बुक में होगा वो सब। दूध को बुक कर दे, इतना पतला पतला चाहिए, वो पतला पतला बुक है। ऐसे आरिफ अग्रवाल भी खरीद लोगे, आरिफ अग्रवाल अभी तो बहुत मोटा होगा नहीं,
इतना मोटा होगा। अरे सर फिजिक्स का ही बुक लेना पड़ता कोई मतलब ना, फिजिक्स का साइड में कुछ नहीं लेना। सर केमिस्ट्री वाले का है कि वो लेने के लिए प्रदीप नहीं, आपको एबीसी मतलब उसमें से एक और कोई आता है। मैंने कहा कि अगर इंग्लिश ठीक है तो एबीसी लेंगे, नहीं तो एक और एनसीईआरटी का बुक जरूर रख लेना। बाकी यहाँ सब हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं पढ़ना। हो गया, हो गया तो सेम प्रोसेस से बी पॉइंट पे अगर निकाल पाते हो निकाल पाओ। बी पॉइंट पे निकालोगे तो बी पे टेस्ट चार्ज डालोगे, वहाँ पे देखोगे दोनों पर से किधर क्या डायरेक्शन है, क्या वैल्यू हो सकता है। तभी आयु उधर ही बिजी रहेगा नहीं। पूछा है कि कुछ आना है या नहीं, बोला अभी पीछे कोई है भी नहीं है, तो मामा जी हैं बस और कोई है नहीं। हाँ तब तो होली तक वही बात है, आंटी का भी खराब है, अब मामा जी को दाखिल लग रहा है। हाँ परेशानी तो आदमी कम रहने पर तो दिक्कत है। तो लगता है कि पूरा उसका अगर वायरस वाला डिजीज का भी दिक्कत लगता है, देखा है तो लोग का हो गया वीडियो बना दीजिए तो लोग का काम लोग तो पहले। हाँ तो मोबाइल है तो मोबाइल में कभी यही नहीं है। होम्योपैथी डॉक्टर से क्या मतलब उनका था कि आपको प्रैक्टिस है, उनका दुकान था, आपको डॉक्टर नॉर्मल डॉक्टर टाइप से इलाज पानी सब कर देते थे। हाँ गाँव में नॉर्मल। चलो हो गया, हो गया तो बी पॉइंट पे निकालो, फिर सी पे निकालो। अभी ए पे तो हो गया ना काम, अभी बी, अब बी पे निकालना। बी बी पॉइंट को देखोगे, बी पे हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को रखोगे। हाँ तो पॉजिटिव है, देखो तो इस करेगा तो माइनस होना है जो बनाएगा तो बनाओ ना। नहीं बी पॉइंट पे किसके वजह से, इसके वजह से, और बी पॉइंट पे किसके वजह से, यही दोनों है ना भाई। तो बी पॉइंट से जब हम निकालेंगे, अगर इसके +1 के वजह से, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, टेस्ट चार्ज लेना होगा। टेस्ट चार्ज कैसा होना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा वो ऐसा लगेगा, नहीं लगेगा, रिपेल करेगा ना। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। अगर इस चार्ज को अगर Q1 मान लेते हैं, इसको Q2, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 हो जाएगा, नहीं होगा। फिर यहाँ पे इसके वजह से क्या होगा, ये तो निगेटिव है, नहीं है, ये निगेटिव है, और यहाँ पे क्या टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। क्या ऐसा नहीं होगा है? यही तो पॉसिबिलिटी, और कुछ तो दूसरा है। डायरेक्ट जोड़ोगे घटेगा ना भाई, डायरेक्ट तो ये तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है तो घटेगा। लेकिन अब समस्या ये है, सुनो सुनो, जब इसके वजह से इस पे देखेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 1 मीटर होगा। लेकिन इसके वजह से जब यहाँ पे देखोगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखना होगा है? क्या ऐसा नहीं होगा? तो अभी मान लेते हैं E ड्यू टू Q1 निकालते हैं। Q1 मतलब इस चार्ज की वजह से इस पे निकाल रहे हो ना, तो इस चार्ज की वजह से, यानी कि क्या फॉर्मूला तो हमारा वही है,
1/4πε0 Q1/r² या R1²। अगर इसको हम R1 मानते हैं, इसको R2 मान लें, क्योंकि Q1 चार्ज माने इसको R1 मान लेते हैं, तो R1²। तो 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू क्या है 1 कूलम डिवाइडेड बाई R कितना है, R भी 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। तो कितना आया 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। लेकिन E ड्यू टू Q2 क्या है भाई, 1/4π तो फॉर्मूला तो यही रहेगा 1/4πε0 Q1 के जगह पे क्या हो जाएगा Q2 और R1 के जगह पे क्या हो जाएगा R2²। तो 9 × 10⁹ Q2 तो भी 1 ही है अभी, नहीं, तो 1 डिवाइडेड बाई, बट डिस्टेंस कितना हो गया, इस पॉइंट की दूरी वहां से 3 हो गई ना, क्योंकि ये 2 ये भी तो शामिल हो गया, तो 3² यानी कि 9 से 9 क्या हुआ गया, तो कितना हो जाएगा 10⁹ केवल बचेगा, नहीं होगा न्यूटन पर कूलम। अब कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ऊपर वाला ज़्यादा है, यानी कि इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगना चाहिए कि नहीं, यही होगा भाई। इधर 10 न्यूटन, उधर 5 न्यूटन लग रहा है, 5 न्यूटन एक्स्ट्रा इधर लग रहा है ना, यानी कि ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी से निकलता है, फॉर्मूला वही है वेक्टर क्वांटिटी, जैसे ई नेट बराबर अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं भाई, EQ1² प्लस EQ2² प्लस 2E1 या EQ1 EQ2 cos थीटा। तो थीटा यहाँ पे कितना है, इसके लिए 180 डिग्री होता है, नहीं, तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 का वैल्यू होता है -1। यूनिट सर्कल जब पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में बताए हैं ना यूनिट सर्कल, तो cos 0 यहाँ पे कितना है, ये +1 है, इधर -1 है, तो cos 0 +1 होता था, और cos 180 कितना है यहाँ पे -1 है, सही है। तो cos 180 यहाँ पे करोगे तो -1 हो जाएगा, तो माइनस में मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो अगर A² प्लस B² -2AB cos थीटा, A² प्लस B² -2AB क्या होता है, A - B का होल स्क्वायर, तो A - B का होल स्क्वायर रूट हटाएंगे तो डायरेक्ट क्या आता है, A - B आता है ना, इसीलिए जब डायरेक्शन उल्टा होता है सीधा सीधा क्या करते हैं, हटा देते हैं, नहीं है, एक्चुअली वही वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर तरीके से होगा, लेकिन वहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 होती है, तो वो A - B के होल स्क्वायर में, यानी कि यहाँ से अगर हम ई नेट निकालोगे तो सीधा सीधा क्या करना होगा, इसमें से उसे हम घटा देंगे, नहीं घटाएंगे, यानी कि EQ1 - EQ2 क्या ऐसा होगा, तो 9 × 10⁹ में 10⁹ घटाओगे, 10⁹ करने का मतलब 1 × 10⁹, यही हुआ ना, तो 10⁹ तो कॉमन हो जाएगा, इससे क्या बचेगा 9 - 1 कितना होगा 8, यानी कि 8 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। कहाँ होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ पे क्या ऐसा होगा कि नहीं, तो पहले बी का लिख लो फिर सी का देखते हैं। क्या क्वेश्चन आता है किस बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड में तुम्हें गलती से एक न्यूमेरिकल दिखेगा, हाँ हाँ हाँ, बस वैसे फिजिक्स का पढ़ाई होता है, फिजिक्स का मतलब है कि क्वेश्चन बनना चाहिए कभी भी, अभी थोड़े कभी भी पढ़ोगे ना भाई कुछ ना कुछ, साइंस लिए हो इस सोच के कि आगे कुछ साइंस में करना है, चाहे जो भी करो तुम, इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, जो भी करो। तुम तो इंजीनियरिंग करने का सोचा होगा, तुम क्या सोचा है,
एनडीए में भी तो पूरा न्यूमेरिकल ही पूछेगा तुम्हें 11-12 का। ना रो नहीं देगा, पर वही है कि फार्मूला वाला सब न्यूमेरिकल वहाँ पूछता है एनडीए में, तो फार्मूला याद है तो ठीक था। नहीं तो तुम्हारे तो इंजीनियरिंग जैसे तुम कर सकते हो, तुम्हारे पापा वहाँ काम करते हैं ना, तो तुमको रेफरेंस पे अति स्टाफ को रख लेता है, स्टाफ के जो है ना ऑफिस पे मैंने उसका बच्चे को वो रखेगा, स्टार्ट तुम्हें रख लेगा, वो कंपनी का रूल होता है। जैसे अब तुम मान लो डिग्री ले लेगा ना भाई, तो तुम्हें पेरेंट्स तुम्हारे वहाँ काम कर रहे हैं ना, तो तुमको भी कभी वैकेंसी आई या कुछ तो तुम्हें पैसा रख लेगा, पहले कम पैसा देगा मैंने ट्रेनिंग पीरियड इस तरह से, फिर 1-2 साल बाद तुम्हें फिर जो सैलरी होगा कंप्लीट सैलरी देगा। तो तुम लोग को ये ठीक है। इंजीनियरिंग में प्राइवेट जॉब करने, सरकारी जो जॉब कर रहा है उसका कोई गारंटी नहीं उसका बच्चा क्या करेगा, लेकिन प्राइवेट जो इंजीनियर है उसका बच्चा इंजीनियर बनेगा, ये गारंटी है। पैकेज कम क्यों मिलेगा भाई, अब शुरू में तो सबको कम ही मिलता है। शुरू में तो तू ना 5 साल नहीं तो 2 साल तक रहता है, 1 साल ट्रेनिंग रहता है फिर पढ़ाता है, बाकी तुम काम कैसे करता है उससे है ना। सरकारी इंजीनियर का बेटा सरकारी बनेगा क्या गारंटी, कोई गारंटी नहीं है उसको, तो भाई जैसे वो पढ़ा वैसे ही पढ़ा। और प्राइवेट इंजीनियर क्या है, बिजनेस है, जस्ट लाइक बिजनेस, कि तुम कंपनी को अपना पूरा लाइफ दिया तो वो भी तुम्हारे लिए देगा भाई, तुम्हारे बाल बच्चा घर परिवार सबका ख्याल रखता है। हाँ जल्दी क्या, वो तो वैकेंसी खाली रहेगा, HR को बोलेंगे तो तुरंत खुद किसी को लेगा ही ना भाई, तो भाई अपना आदमी को लेगा। है कंपनी में वही रिक्रूट करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर HRM होता है, हायर जो करता है ना वो HR होता है, HR डिपार्टमेंट का काम है। अभी अब अगर B पे हो गया तो C पे निकालो, देखो तो NDA तो ठीक है, NDA भी करो तो वही तैयारी तो सेम है NDA का उसका, पर कहीं से ना कहीं से इंजीनियरिंग कर लेना जरूर है ना। कहीं भी ऐसा नहीं तो विदेश में जाने का मन है तो यहाँ भी तुम कर सकते हो, तो लिंक एक होता है। कोर्स तो जैसे तुम्हें क्या है मान लेते हैं तो सिविल ले सकते हो, मैकेनिकल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क कभी ख़त्म नहीं होगा, समझे। तुम्हारे पापा मान ले हैं तो वो काम कैसा है, फिटिंग्स वाला है ना, हाँ तो वही मैकेनिकल हो या सिविल हो। नहीं तो अरे पहले का लोग तो चला गया कैसे भी, वो अलग बात है, लेकिन अभी जो लेगा तो वो इंजीनियर पढ़ लेगा ना। तो सिविल, हाँ कंस्ट्रक्शन तो कभी दुनिया बंद होगा, आबादी बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन कभी बंद नहीं। इंडिया में कोई कंस्ट्रक्शन का वैल्यू पड़ेगा, लेकिन बाहर में बहुत कम है। इंडिया में भी है, पैसा कम है लेकिन इंडिया में भी है, लेकिन बाहर में बहुत कम है। तो इसको मिटाओ क्या, अभी C पॉइंट पे निकालो। तो जैसे सिंपल कर दे रहा हूँ, एक्सट्रैक्शन वगैरह कर दे रहा है। अब देखो हमें C पॉइंट पे निकालना है, तो C पॉइंट पे निकालोगे तो भाई क्या है कि C पॉइंट पे हमें टेस्ट चार्ज लेना होगा कि नहीं। तो ये प्लस तो इस पर कैसा लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा कि नहीं, तो ये क्या होगा E ड्यू टू Q1 हुआ कि नहीं। अभी ये प्लस है ये माइनस है, क्या करेगा, ये क्या करेगा इसको यानी कि इसके वजह से भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, नहीं होगा, इसके वजह से भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, E ड्यू टू Q2 क्या होगा कि नहीं। तो अगर E Q1 निकालो
या EQ2 निकालोगे, दोनों वैल्यू सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि डिस्टेंस चार्ज कितना है, इसका भी 1 कूलम उसका भी 1 कूलम है। डिस्टेंस देखो क्या है कि ये पूरा का पूरा कितना था, ये पूरा का पूरा 2 मीटर था और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यानी कि इधर भी 1 मीटर है कि नहीं। डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, तो जो EQ1 होगा वही क्या होगा, EQ2 हो जाएगा। तो कोई भी एक निकाल लो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू 1, डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 1 होगा। 2 क्यों होगा? अरे इस पॉइंट में निकाल रहे हो तो इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच निकाल रहे हो तो इसके बीच का डिस्टेंस तो 1 ही होगा ना। तो 1 यानी कि 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। और यही वैल्यू किसके लिए होगा, Q2 के लिए भी सेम होगा, नहीं होगा? और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। जैसे डायरेक्शन उल्टा था तो माइनस के, डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो नेट होगा चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, एट पॉइंट C बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 × 10⁹ ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, 10 से ज़्यादा है ना यहाँ पे। तो 1.8 पॉइंट को इधर ले जाओगे तो वैल्यू 1 बढ़ जाएगा, 1.8 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। क्या होगा कि नहीं? तो अलग अलग सिचुएशन में हम देखें। सबसे पहले कि जिस पॉइंट से हमें निकालना है वहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे, फिर उसके बाद उसके हिसाब से चार्ज, उसके हिसाब से डिस्टेंस निकालना होगा। डायरेक्शन क्या है वो देखेंगे और फिर बाद में वेक्टर हम लगा देते हैं। क्या यही इतना ही लफड़ा है ना? सर इस क्वेश्चन का एनसीईआरटी में कौन पार्ट मिलेगा? सब एनसीईआरटी में मिल जाएगा। नहीं सर, जैसे